नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी से संबंधित करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 14th लेक्चर है। इस वीडियो में हम जुलाई महीने के ज्योग्राफी से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज़ाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? पाकिस्तान और चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया है आज़ाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट को लेके। ये प्रोजेक्ट 700 मेगावाट का है। कौन से रिवर के ऊपर इसे इस्टेब्लिश किया जा रहा है? झेलम रिवर। कहाँ पर? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ये देखो सेकंड बिगेस्ट पावर प्रोजेक्ट है जिसे चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत। कुछ अन्य प्रोजेक्ट्स की बात करें जो हाल ही में सुर्खियों में आए थे। कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये भी झेलम रिवर के ऊपर बिल्ड किया जा रहा है चाइना के द्वारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत। इसके बाद है डैमर भासा डैम, ये इंडस रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है पाकिस्तान में कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट जो कि खैबर पख्तूनवा में है, इस डिस्ट्रिक्ट के बीच, और डैमर डिस्ट्रिक्ट जो गिलगित बाल्तिस्तान है, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच ये डैमर भासा डैम कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ये भी चाइना की सहायता से। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल भासन चार के बारे में है। ये देखो बांग्लादेश का एक आइलैंड है, यहाँ पर काफ़ी सारे रोहिंग्याज रहते हैं जो म्यांमार से भाग कर आए हैं। ये लोकेशन आप देख लीजिए भासन चार की। बांग्लादेश ने अभी ये कहा है कि रोहिंग्याज जो यहाँ पर सेटल हुए हैं उनको मूव नहीं किया जाएगा कोविड-19 के महामारी के बीच। इसे चार पिया के नाम से भी जाना जाता है। ये बंगाल की खाड़ी में है। हिमालयन सिल्ट से ये आइलैंड फॉर्म हुआ था 2006 में और 40 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इस आइलैंड का। चलते हैं आगे। कल मैपिंग से संबंधित है। बोत्सवाना के बारे में क्या हुआ है? बोत्सवाना में देखो बहुत सारे एलिफेंट्स की एक साथ डेथ हो गई है। अभी तक एक्सपर्ट्स किसी नतीजे पर नहीं पहुंच चुके हैं कि एकदम से बोत्सवाना में इतने सारे हाथियों की डेथ आखिरकार क्यों हुई। आप लोकेशन देख लीजिए बोत्सवाना की। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का साउदर्न पार्ट है। सबसे नीचे है साउथ अफ्रीका, जहाँ पे नामीबिया, नॉर्थ में जाम्बिया और नॉर्थ वेस्ट में जिम्बाब्वे और बीच में है बोत्सवाना। ये लैंडलॉक कंट्री है। बोत्सवाना में जो ओकावांगो डेल्टा है, इसी डेल्टा में ऑलमोस्ट 100 से ऊपर हाथियों की डेथ हुई है एक साथ। बोत्सवाना में देखो सबसे ज़्यादा हाथी हैं पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बोत्सवाना एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाथी रहते हैं। और ओकावांगो डेल्टा जहाँ पे हाथियों की डेथ हुई है, ये एक बहुत बड़ा इनलैंड रिवर डेल्टा है नॉर्दर्न बोत्सवाना में। इसको 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। चलते हैं आगे। छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप ये याद रखिएगा, जियोलॉजिस्ट के द्वारा बताया गया है मिजोरम में पिछले कुछ समय में जो ज़्यादा भूकंप आ रहे हैं, इसका रीज़न ये है मिजोरम दो फोल्ट्स के बीच में आता है। एक चूराचांदपुर माओ फोल्ट और दूसरा मैट फोल्ट, इन दोनों के बीच में आता है मिजोरम, इसलिए भूकंप पिछले कुछ समय में ज़्यादा आ रही हैं। ज्योग्राफी में मैपिंग में इन फोल्ड्स की लोकेशन पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा। अगला हमारा आर्टिकल इडलिब के बारे में है। यह मैपिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इडलिब में देखो अभी लड़ाई चल रही है। यहाँ पर कुछ एरिया में जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका कब्जा है और सीरिया की सरकार फिर से कोशिश कर रही है कि यहाँ इस सिटी को अपने कंट्रोल में लिया जाए। इसी चक्कर में सीरियन और रशियन प्लेन्स ने बमबारी की इस इडलिब सिटी के ऊपर और बहुत सारे सिविलियंस को नुकसान पहुंचा। उसी से संबंधित यह न्यूज़ है। काफ़ी बार यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेती हैं, जैसे स्वात वैली सामने दिया होता है ईरान, गलवान घाटी अरुणाचल प्रदेश, इस प्रकार से मैच द फॉलोइंग यूपीएससी करवा लेती हैं। तो इडलिब की लोकेशन आप देख लीजिए, टर्की के साथ बॉर्डर लगता है इडलिब का और वैसे सीरिया की सिटी है। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल करन फोर्ट के बारे में है। करन फोर्ट जिसे
CO0238 के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है? ये देखो गन्ने की एक वैरायटी है जिसको डेवलप किया गया है ICAR। इसका मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट रीजनल सेंटर जो कि करनाल हरियाणा में है, इसके द्वारा शुगर केन की इस वैरायटी को डेवलप किया गया है। हम देखो फीचर्स जाने, एडवांटेजेस जाने शुगर केन की इस वैरायटी के। फर्स्ट एडवांटेज, ये देखो जल्दी मैच्योर होती है। दूसरा एडवांटेज, ईल्ड ज़्यादा होती है, मतलब पैदावार ज़्यादा होती है गन्ने की इस वैरायटी की। शुगर कंटेंट भी इसमें ज़्यादा होता है। और ये देखो शुगर केन के डिजीज़ हैं जैसे रेड रोट और स्मट डिजीज़। इन डिजीज़ का असर रिलेटिवली कम होता है गन्ने की इस वैरायटी पर। इसके अलावा अगर पानी की कमी हो, पानी लगातार जमा हो या फिर सैलीन कंडीशंस हो, इन कंडीशंस को गन्ने की ये वैरायटी टॉलरेट कर लेती है। हर एक सीजन में इसे उगाया जा सकता है, सूटेबल है हर एक सीजन के लिए। और सबसे लास्ट में रेटून एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गन्ने की इस वैरायटी की। रेटून एबिलिटी का क्या मतलब होता है? देखो मान लीजिए ये ग्राउंड है, ये नीचे रूट है और ये ऊपर गन्ना है। गन्ना जब तैयार हो जाता है तो गन्ने को रूट से नहीं काटा जाता, यहाँ से काट दिया जाता है ग्राउंड तक, और नीचे जो रूट है वो उसको छोड़ दिया जाता है, उसको नहीं उखाड़ा जाता। तो अगले सीजन में फिर से गन्ना जमीन के ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है, तो इसे कहा जाता है रेटूनिंग। तो गन्ने की इस वैरायटी की जो रेटूनिंग एबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और लो टेम्परेचर का भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से एक सेकंड रेटून क्रॉप, फॉर एग्जांपल राइस, बनाना, शुगर केन, इनको भी रेज किया जा सकता है। तो ये हमने करन 4 जो गन्ने की एक नई वैरायटी है इसकी फीचर्स के बारे में जाना, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल नाग रिवर के बारे में है। वैसे तो देखो ये रिवर बहुत ही ज़्यादा छोटी है और इतनी छोटी रिवर्स पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती नहीं है, लेकिन न्यूज़ में आई है इसलिए जल्दी से थोड़ा सा देख लेते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है जो नाग रिवर है ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण। देखो नागपुर जो सिटी है महाराष्ट्र में, इसका नाम आता है नाग रिवर से। तो ये नाग रिवर जो है नागपुर सिटी से होके गुजरती है। आप ये मैप देख सकते हो, ये है नागपुर रिवर और इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है पीली रिवर। पीली रिवर मिलती है नाग रिवर में। कहाँ से ओरिजिनेट होती है नाग रिवर? अंबाझरी लेक से। वेस्ट नागपुर में एक अंबाझरी लेक है, यहाँ से नाग रिवर ओरिजिनेट होती है। और कहाँ पे ख़त्म होती है? फाइनली देखो ये कन्हान रिवर से मिल जाती है। ये हमने बात की नाग रिवर की, चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल नागोर्नो काराबाख रीजन के बारे में है। मैपिंग के लिहाज से ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आपने कोकोसस रीजन के बारे में सुना है? बताइए वर्ल्ड के मैप में कोकोसस रीजन कौन सा है? लोकेशन पहले आप सब देखिए। देखो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में ये जो देश आते हैं ना, ये कोकोसस रीजन में आने वाले देश हैं। ये सब देश कोकोसस रीजन में आते हैं। आर्मीनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, रशिया। अब देखो जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच काफ़ी समय से कश्मीर को लेके डिस्प्यूट चला आ रहा है, उसी प्रकार से यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद ये देश पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। तो 90s में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो ये देश बने आर्मीनिया और अजरबैजान। इनके बीच एक रीजन को लेके डिस्प्यूट चला आ रहा है तब से लेके अभी तक। उस रीजन का नाम है नागोर्नो काराबाख। आप मैप में देख लीजिए, ये आर्मीनिया है और साइड में है अजरबैजान। दोनों के बीच ये जो रीजन है इसे कहा जाता है नागोर्नो काराबाख। वैसे देखो इंटरनेशनली ये एक्सेप्ट किया गया है, ये अजरबैजान का पार्ट है, बट अभी यहाँ पर आर्मीनिया की मिलिट्री का कंट्रोल है। तो काफ़ी बार बॉर्डर पर फायरिंग हो जाती है, वायलेंस होता है। अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ।
बॉर्डर पर फायरिंग हुई, जिसकी वजह से अजरबैजान के आर्मी के एक जनरल समेत काफ़ी सारे ऑफिसर्स और जवान मारे गए हैं। इसी वजह से नागोर्नो काराबख रीजन सुर्खियों में आया है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल फिर से एक मैपिंग लोकेशन से संबंधित है। नतांज की लोकेशन आप देख लीजिए। यहाँ पर ईरान की यूरेनियम इनरिचमेंट की सेंट्रल फैसिलिटी है। इसके आसपास करास माउंटेन्स हैं। अभी क्या हुआ, क्यों न्यूज़ में है नतांज? देखो, ये जो ईरान की नतांज न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटी है, इसकी एक इमारत में आग लग गई। इसको ईरान की फर्स्ट पायलट फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। जब 2015 में न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ P5+1 कंट्रीज के बीच, तो ये डिसाइड हुआ था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इस साइट को इंस्पेक्ट करेगी। बट अभी तो देखो ये डील कोलैप्स कर गई है, क्योंकि यूएसए 2018 में इस डील से बाहर आ गया। उसके बाद ईरान ने भी धमकी दी कि अब हम इनरिचमेंट स्टार्ट करेंगे, जो लिमिट थी डील के अंदर उसको हम ब्रीच करेंगे। और ऐसी भी खबरें निकल के आई कि ईरान अब IAEA की टीम्स को अलाउ नहीं कर रहा है कुछ साइट्स पर विजिट करने के लिए। तो नतांज के बारे में हमने आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल टिम्बुक्टू के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश हुआ है इस सिटी के बारे में, जिसका नाम है टिम्बुक्टू। ये सिटी कहाँ पर है? माली में है। हाँ, एक बात, आर्टिकल क्यों पब्लिश हुआ है? ये सिटी देखो कोविड-19 के चपेटे में है। कोविड-19 के काफ़ी केसेस इस सिटी में सामने आ रहे हैं। अब बात करते हैं इस सिटी के बारे में। ये सिटी माली में है। माली की लोकेशन आप देख सकते हो मैप में। ये मैप देख लीजिए, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये अफ्रीका है और ये माली है। माली में है टिम्बुक्टू सिटी। ये सिटी देखो इसलिए फेमस है क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक्सोटिक है, काफ़ी ज़्यादा रिमोट है। मतलब अपने आसपास के जगहों से थोड़ा अलग है। ये नाइजर रिवर के 20 किलोमीटर नॉर्थ में है। रिमोट इसलिए क्योंकि इस सिटी को एक्सेस करना आज भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि देखो ये सिटी सहारा डेजर्ट के बिल्कुल साउदर्न टिप पर है। इस सिटी के नॉर्थ में हजारों मील तक कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट है, मरुस्थल है। आप ये मैप देखिए एक बार। ये नाइजर रिवर है और नाइजर रिवर के ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर नॉर्थ में है टिम्बुक्टू, और इसके नॉर्थ में हजारों मील तक सहारा का डेजर्ट है। तो इसे एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। मेडिवल ईरा में इस सिटी में कारवांस आपस में मिला करते थे ट्रेड के लिए। सारा डेजर्ट से लोग आया करते थे सोल्ट लेके, यानी नमक लेके, और साहिल से लोग आया करते थे गोल्ड, आइवरी, स्लेव्स, ये सब चीज़ें लेके। अच्छा, एक आप बात बताइए, ये साहिल क्या है? आप फिर से ये मैप देखिए। सहारा डेजर्ट के नीचे का ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये साहिल है। ये एक प्रकार से ट्रांजिशन जोन है। नीचे सवाना ग्रासलैंड्स स्टार्ट हो जाते हैं, ऊपर सारा डेजर्ट है। तो ये बीच का जो ट्रांजिशन जोन है ये साहिल है। सारा डेजर्ट में तो रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन साहिल का जो एरिया है ये रिलेटिवली हैबिटेबल है, यहाँ पे रहा जा सकता है। तो साहिल से लोग आते थे नाइजर रिवर की सहायता से इस सिटी में, और ऊपर से सारा डेजर्ट से आते थे, इस सिटी में ट्रेड हुआ करता था। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया टिम्बुक्टू के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल हमारा टूटिंग टाइडिंग सूचर जोन से रिलेटेड है। जो लोग अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और ये लेक्चर देख रहे हैं उनको तो पता है कि टूटिंग टाइडिंग का क्या मतलब है। जो लोग वहां से बिलोंग नहीं करते हैं, मैं उनको एक बार बता दूं कि टूटिंग टाइडिंग कोई प्रोसेस नहीं है, बल्कि वहां की जगह का नाम है। ठीक है, तो टूटिंग टाइडिंग सूचर जोन, सूचर का मतलब होता है नॉर्मल, हम आम बोलचाल की भाषा में जो टांके लगते हैं ना, उसको हम लोग सूचर बोलते हैं। सूचर वो सिलना होता है जो। लेकिन ज्योग्राफिकल एरिया में अगर बात करें तो सूचर का मतलब ये होता है कि मान लो दो क्रस्टल प्लेट्स हैं, ठीक है, ये प्लेट हो गया और एक ये प्लेट हो गया। ये दोनों अगर आपस में टक्कर करते हैं तो ये जो इनका लाइन ऑफ जंक्शन है, जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं,
उस जोन को हम लोग बोलते हैं सूचर जोन। ठीक, अब ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने एक स्टडी कंडक्ट की थी अरुणाचल हिमालय में। मतलब कि अगर हम लोग अरुणाचल हिमालयास की बात करें तो यहां पर हम लोग को पता है कि हिमालय शुरुआत में ऐसे गए, उसके बाद एक शार्प बेंड आता है जिनको हम लोग पूर्वांचल हिमालयास के नाम से जानते हैं। ये जो शार्प बेंड या फिर जिनको हम लोग सिंटेक्सियल बेंड भी बोलते हैं, ये जो सिंटेक्सियल बेंड वाला रीजन है, यहां पर उनको क्रिस्टल डेप्थ पर, मतलब कि जो हमारा अर्थ का क्रिस्टल डेप्थ है, इस क्रस्ट के नीचे वाला जो डेप्थ है, यहां पर छोटे छोटे अर्थक्वेक जनरेट होने की संभावनाएं मिल रही हैं। अब ये चिंता का कारण इसलिए बन जाता है ना, क्योंकि यहां पर हम लोग बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाने जा रहे हैं, बड़े बड़े रोड्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अब इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं और बिना ये स्टडी किए कि यहां पर अर्थक्वेक प्रोन एरिया तो नहीं है। क्योंकि बाहर बाद में भविष्य में हमें ये भी तो समझ में आना चाहिए ना कि बाद में पता चला अर्थक्वेक आया और टूट गया, तो हमें पता चलना चाहिए। इसीलिए ये स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इसका पता लगाना भी बहुत जरूरी था। टूटिंग टाइडिंग सूचर जोन, ठीक है। सिग्निफिकेंस हमने पढ़ लिया कि हमें एक प्रिपेयर्डनेस लेवल बढ़ानी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारे जो भी प्रोजेक्ट हम इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करने की बात कर रहे हैं उसमें इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी की। क्या होता है सूचर जो हम लोग बोल रहे हैं, सूचर जहां पर फॉल्ट आ रहा है क्रिस्टल डेप्थ पर, तो क्या हो रहा है कि क्रिस्टल या फिर क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये सब जो भी रीजन्स है ना, इन दो ऐसे रीजन्स में जहां पर इनकी डेंसिटी या फिर जो इनका मटेरियल है वो अचानक से चेंज हो जाता है, इनके ज्वाइनिंग एरियाज को या फिर ज्वाइनिंग सरफेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, डिसकंटिन्यूटी का नाम देते हैं। और इसको जिन जिन लोगों ने खोजा है उन्होंने अपने अपने नाम पर शायद इसको रख लिया है। तो नाम भी कैसे हैं, कोनोरॉड, मोहोरोविक, रेपीटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन। इसको याद रखने का बड़ा ही सरल तरीका है, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान इज अ गुड लर्नर। बहुत सारे लोग और भी एब्रीविएशंस या फिर और भी निमोनिक्स बना सकते हैं, फिलहाल इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और ये जो पहला यहां पर जो सूचर जोन की बात हो रही है, ये बात हो रही थी मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी पे या फिर मोहो डिसकंटिन्यूटी इसको बोलते हैं, जो कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच का सरफेस है। इसी तरीके से रेपीटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन भी अलग अलग डिसकंटिन्यूटी है, अलग अलग लेवल्स पे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।